मदरसों के सिलसिले में बिहार के शिक्षा विभाग ने एक ब्यौरा मांगा है। वो ब्यौरा है 15 फरवरी 2011 से 31 अगस्त 2013, यानी 15/2/2011 से 31/8/2013 तक जो बहाल शिक्षक हैं, उनका शिक्षा विभाग ने ब्यौरा मांगा है। ये ब्यौरा क्या है, इन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब से। सबसे पहले इमरान आलम साहब, स्वागत है, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल आपसे कि 2011 से 2013 के बीच में जो डेट है कि 15 फरवरी 2011 से 31 अगस्त 2013 के बीच में जो बहाल शिक्षक हैं, उनका शिक्षा विभाग ने ब्यौरा मांगा है। और इस बीच में जो बहाल करीब 1000 शिक्षक जो संस्कृत विद्यालयों में हैं और मदरसों में हैं, करीब 1000 शिक्षक जो हैं, उनके सामने एक कन्फ्यूजन की स्थिति है कि आखिर ये मामला है क्या। और आप भी जो है काफी दिनों तक इस मामले को लेकर अदालत का आपने रुख किया था और इस मामले को लेकर काफी दिनों तक लड़ाई लड़ते रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सहाफत मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। ये जो मामला है 15/2/11 से 31/8/13 तक था, तो 15/2/11 से 31/8/13 का जो मामला अभी हम लोगों के सामने आया है, जो लेटर जारी हुआ है, 970 नंबर नोटिफिकेशन 31/8/2013 को जारी हुआ, जिसमें कंडीशन 6 और ये कहा गया कि 15/2/11 के बाद नियुक्त शिक्षक नियोजित में कन्फर्म माने जाए। जब हम लोग तो नए नए से बहाली हुई थी, लेकिन मदरसों के साथ जो होता रहा, मैंने सोचा कि सारे शिक्षक जमा हुए, हम लोग इकट्ठा हुए, जैसे हमारे भागलपुर से नजरुल हुदा साहब, मशकूर आजम नदवी साहब बेतिया चंपारण से, आजाद साहब, गुफरान साहब अररिया से, पूर्णिया से अहमद साहब, ये सारे लोग जिम्मेदार इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद ये बात तय पाई कि क्यों लोग धरना किया जाए, प्रदर्शन किया जाए, तो हमको इसका लाभ सरकार देगी। लेकिन मैंने कहा कि देखिए, धरना करने का वक्त नहीं है, धरना दिया जाए या सरकार के एजेंस जाकर हम प्रदर्शन करें, इससे कुछ नहीं होता। मैंने बहुत करीब से इन चीजों को देखा है। जिस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय पटना में मैंने एक याचिका दायर की 2014 में मैंने सिंगल बेंच पर अजय कुमार त्रिपाठी जी के बेंच पर मैंने इसको पिटीशन दायर किया। पिटीशन दायर यानी धरना प्रदर्शन देने के बजाय जो है आपने न्यायिक लड़ाई लड़ने का रास्ता चुना। बिल्कुल, ये आसान तरीका है। जब लीगल आपको कोई दिक्कत आवे, तो भारतीय संविधान ने जो ताकत दिया है, भारत का संविधान जो कहता है, हम जाकर धरना करते झोला लेके किसी नेता के पीछे, तो इससे तो बढ़िया था कि अपने हक के लिए जो लड़ने हम चले हैं, निकले हैं, तो बेहतर ये है कि चला जाए न्यायालय में। तो 2014 में जब मैं सिंगल बेंच पर गया और वहां से ये ऑर्डर आया कि आप दिल्ली पे जाइए, यानी रूल चैलेंज कीजिए डबल बेंच पर, तब मैंने सोचा कि चलो भाई, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। कि बिहार में हल्ला हुआ, इमरान केस हार गए, अब नहीं होगा, इसलिए कि मदरसे के लोग तो बहुत आसानी से केस को जीतेंगे नहीं, इसके दिमाग में यही बात आ जाती है, अनुदानित मदरसे हैं। लेकिन जो रूल बना है, चाहे वो अनुदानित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, अगर जो रूल और कानून बना है, उस कानून के खिलाफ अगर कोई रूल आता है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता हमारे लिए न्यायालय है। तब मैंने विधि पर गया, मैं जाकर उसमें केस फाइल किया। फाइल करने के बाद अब सुनवाई शुरू होती। सुनवाई जब शुरू हुई, तो लमसम 3 साल 3.5 साल तक सुनवाई चलती रही। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के से यानी लीगल बेंच ने भी आदेश पारित किया, शौक ये के शुड बी कंसीडर। इस पन्ने का वो जजमेंट था CWPC 985/2015। उसमें लास्ट का जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो उसमें यही लिखा था कि शुड बी कंसीडर, सरकार इसको पुनः विचार करे और इसको वापस ले। अब बताइए कि सरकार की जो प्रक्रिया मेरे खिलाफ थी, क्या उसे खत्म किया जा सकता था? वो सरकार कर सकती थी। तो सरकार नहीं कहती कि ठीक है, चलो भाई, न्यायालय का इस तरह का आदेश है,
तो हम इसको देख लेते हैं। लेकिन उसी दरमियान हमें याद है कि वो 23 रमजान का जो वक्त था 2016-17 का, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे आंख से उस वक्त आंसू गिर रहा था कि मैं इस केस को हार गया। 1000 शिक्षक मेरे पीछे है, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? लोग तो यही कहेंगे कि इनको केस लड़ने नहीं आता, लीगल जानकारी नहीं। लेकिन उसी हाई कोर्ट में एक हमारे वकील साहब मिले, कहे कि भाई आप इतना गमगीन और इतना परेशान क्यों हैं? आप चलिए तो सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में चलिए, पटना उच्च न्यायालय के अंतिम न्यायालय नहीं है। फिर मैं सारे फाइल को लिया, 22 रमजान को मैं पहुंचा, पटना से निकला मैं, और मैं पहुंच गया दिल्ली, देश की बड़ी अदालत, जहाँ कौन पूछता है, वो भी हम लोग जैसा आदमी मुफ्ती मौलाना को। जब जब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा और वहां से लोगों से मिला, मिलने के बाद मैंने बातें की, हमारे प्रभात की जो उनकी पूरी टीम वर्क कर रही थी, उन्होंने हमको बुलाया। बुलाने के बाद 3 घंटा तक उन्होंने डिस्कस किया इस केस को लेकर, पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर। हमारे जो वकील थे, 3 घंटा तक उन्होंने डिस्कस किया और एक-एक चीजों को उन्होंने फाइनल बना के अपने जूनियर के माध्यम से नोट कर लिया। और उन्होंने कहा कि इस केस को फाइल करने में हमें 3 माह का समय चाहिए। अब आप सोचिए कि हमारी स्थिति क्या हुई होगी। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, उन्होंने 1.5 महीने में हमारा केस फाइल किया और बिहार सरकार को नोटिस जारी हो जाता है और 99 क्वेश्चन बिहार सरकार से किया गया था उसमें। आखिर में 18 महीने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कर दिया और निरस्त करने के बाद यह आदेश होता है कि पिटिशनर को यह आदेश दिया जाता है कि वो अपनी याचिका हाई कोर्ट में डाले और हाई कोर्ट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया कि आप इसको मेरिट पर डिसाइड कीजिए इस केस को। यानी इसको मेरिट पर आपने इस केस को नहीं सुना है, मेरिट पर केस की सुनवाई कीजिए और उसको डिसाइड कीजिए। उसके बाद से मैं आया, यहाँ पिटीशन डाला, सुप्रीम कोर्ट की जो बिलें होती हैं वो बाई लाट हाई कोर्ट को भी आ जाती है, जो केस यहाँ रेफर किया जाता है। फिर मैंने केस को फाइल किया हाई कोर्ट में और तमाम मदरसा हो, संस्कृत हो, कॉमन आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आज भी आप पढ़ेंगे, उसमें साफ लिखा है ये रेगुलर शिक्षक है, इनके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद से मैं हाई कोर्ट में अपने पिटीशन को डाला अपने वकील साहब के माध्यम से। उसके 6 महीने के भीतर सारी सुनवाई शुरू हो गई। सुनवाई के बाद जब 19 में आप उसी हाई कोर्ट के सामने इस केस को आप कवर कर रहे थे, मैं भी मौजूद था और भी हमारे मौजूद थे। और उस वक्त आप एक बेहतरीन पत्रकार और जो है लोकप्रिय पत्रकार हैं, आपने जब इसको कवर किया तो मैंने यही बताया था पहले दिन की आज से सुनवाई शुरू है, 3 दिन तक सुनवाई चली और चीफ जस्टिस माननीय एम.आर. शाह, आज भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बिहार सरकार से बस एक ही बात कहा, 15/11 का जो मामला है इस पर आप स्पष्ट अपना रुख रखिए कि 162 नंबर लेटर के तहत आप किन मदरसों को मानते हैं, या 2459 है या 1128 है। आप उस पूरे केस के ऑर्डर को उठा करके, इतना मजबूत ऑर्डर मदरसा के और संस्कृत जगत में इतना कोई मजबूत आदेश आज तक नहीं हुआ है। और हम लोगों ने जब और मदरसा युवा शिक्षक संघ की तंजीम में तैयार हो गई, यानी इसी केस को लेकर, और जब हाई कोर्ट का आदेश हुआ, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सुनवाई हुई, आदेश हुआ, आदेश के बाद उस पर जब सरकार ने बात को नहीं माना, शिक्षा विभाग जब बात को नहीं सुना, उसके बाद हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दिया। यानी न्यायालय को कहा कि हुजूर आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा। माननीय न्यायालय ने जब सुनवाई कंटेम्प्ट की तो कंटेम्प्ट में रात से ये सुनवाई जब शुरू हुई तो शिक्षा विभाग ने हरकत में आकर फौरन 13 पेमेंट, यानी हम लोगों के पिटिशनर 2 आदमी थे हमारे साथ, पहले हम लोगों का कुछ एरियर भुगतान हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि जिस आदमी को 14 से लेकर 19 तक वेतन न मिला हो, फिर भी वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा हो। काफी दिनों तक जो है आपने लड़ाई लड़ी, लगातार जो है डटे रहे इस मोर्चे पर, और अभी जो हालांकि आप सरकार की हमेशा तारीफ करते रहे हैं,
कभी जो है आपने ये नहीं कहा कि सरकार ने मदरसों के सिलसिले में काम नहीं किया है। आपसे जब भी बात हुई आपने कहा कि सरकार ने मदरसों के सिलसिले में काफ़ी काम किया है। बहरहाल जब आपके सामने ये मसला पेश आया 15 फरवरी 2011 से 31 अगस्त 2013 के बीच जो बहाल शिक्षक थे, तो आप जो है धरना प्रदर्शन करने के बजाय आप न्यायालय गए और कानूनी जो है लड़ाई लड़ी और जो रिजल्ट आया सबके सामने है। अभी जो फिलहाल शिक्षा विभाग ने जो ब्यौरा मांगा है, शिक्षक इसमें परेशान हैं, उन शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम न्यायालय में जब हम लोग इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर आए, आपने सुना होगा सदन में भी ये बात आई तो माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इमरान आलम वर्सेस बिहार सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। जब तक वहां का आदेश आता नहीं है तब तक हम फैसला लेने में असमर्थ है। तो सरकार तो यही बात कहती या नेता तो यही बात कहते, तो किसी के पीछे घूमने से अच्छा था कि न्यायिक मामले में चला जाए। और 2014 से लेकर अब तक मदरसे के लोगों को और मदरसा युवा शिक्षक संघ ने ये बताया कि न्यायिक लड़ाई होती कैसे है। और जितने यानी केसेस मसले पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मदरसों के सिलसिले में कोई मसला हो तो शिक्षकों को बजाय इसके कि वो धरना प्रदर्शन करें, सड़कों पर उतरें, अच्छा है कि वो न्यायालय का रुख करें ताकि उनके मसले हमेशा के लिए जो है हल हों, आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर मैं उतने बड़े केस, आप देखिए सरकार का कितना बड़ा घाटा था, एक शिक्षक को 55,000 रुपया सैलरी मिल रही इस न्यायालय के आदेश के अनुसार। माननीय न्यायालय का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अब आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि जब 14 से लेकर 2024 तक जितने मामले न्यायालय में गए हैं, हम लोगों ने इस चीज को सिखा दिया कि मामला आप न्यायालय में लेकर अगर जाते हैं तो आपको न्याय मिलेगा। लड़ने का तरीका मालूम हो, सलीका मालूम हो, हम क्यों किसी को बुरा भला कहेंगे। हम बिहार के मुखिया को गलत कहते हैं, बिहार के शिक्षा विभाग को गलत कहें, ठीक है, कुछ गलतियां होती है तो माननीय न्यायालय तो है ना भाई, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे शिक्षकों में कुछ कमियां हैं, मैं आपको खुलकर बोल रहा हूँ। ये जो लेटर निकला है, ये जो लेटर जारी हुआ है, इससे जो परेशान है, ये परेशान होने की क्या बात है। ये काम तो सरकार शिक्षा विभाग को बहुत पहले करना था, लेकिन अभी जो लेटर आचार संहिता के पहले बिहार के मंत्री नीतीश कुमार जी ने जो लेटर विभाग के जरिए जारी कराया, कमेटी बनाया, उसी कमेटी का ये असर है। यानी हर चीजों को सही तरीके से चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कौन सा काम बाकी है, कितना इंप्लीमेंट हुआ है, कितना टूट गया है। अब आप देखिए 15/2/11 से 31/8/13 तक के 5 पीपीएफ नहीं कटवा रहे, आप क्यों बंद कर दिए। तो लोगों ने कहा कि हम रेगुलर हो गए। अरे भाई रेगुलर हो गए तो ईपीएफ का जो आपका मैटर है वो 15/2/11 में नोटिफिकेशन पड़ी है का, उसमें लिखा है कि 15/2/11 के बाद नियुक्त शिक्षक को ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। ये नहीं कहा 31/8/13 के बीच सही दिया जाएगा। तो हम अपनी परेशानी अगर अपने से बढ़ा लें तो उसमें विभाग का और हुकूमत का क्या जाता है। दूसरी बात, अब यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो हाफिजों का क्या हुआ। तो जो पुराने, अभी आपने कई मैं एपिसोड आपका देखा, कई प्रोग्राम आपका देखा जिसमें पुराने हाफिज नए हाफिज की आप बात करते हैं। हम कहते हैं कि एक चीज बताइए कि पुराने हाफिज जो 1128 में है, 31/8/13 के पहले के बहाल है, उनका वेतन कम होगा। क्यों? इसलिए कि नए हाफिजों के वेतन को अलग तरीके से फिक्स स्केल में ही बढ़ाया गया। लेकिन गलती ये हुई है कि 15/2/11 के बाद और 31/8/13 के बीच के बहाल के असातिज़ा जो है, जब तक इनका मामला सही तरीके से क्लियर नहीं होगा, ये वेतन का मामला हाफिजों का जो है ये ऐसे ही फंसा रहेगा। हाफिजों को समझना होगा, कानून को समझना होगा। हम किसी को बुरा भला क्यों कहेंगे। हमारे अब देखिए ना, मदरसों में जो एचएम है, आप देखिए संस्कृत की तनख्वाह अलग है एचएम की, और मदरसों के जो एचएम है उनकी तनख्वाह अलग है। उनका सबका एक है, आलिम फाजिल मौलवी। अब ये विसंगति कहां से आई। ये जेन्युइन केस है और इन सारे मामलों पर हमको लगता है कि बहुत जल्द सारे मसले हल होंगे। 15/2/11 से 31/8/13 के शिक्षक जो है उनको न घबराने की जरूरत है, न परेशान होने की जरूरत है। इसलिए कि इमरान अभी जिंदा है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष
मौलाना इमरान आलम साहब। तो मौलाना इमरान आलम साहब ने एक लड़ाई लड़ी और उस संघर्ष को एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने जीता और जो मसले थे उसे हल कराने की कोशिश की। मौलाना इमरान आलम साहब ये भी कह रहे हैं कि मदरसों के सिलसिले में बाकी जो अलग-अलग मसले हैं, उस पर भी कहीं न कहीं ऑल मदरसा युवा शिक्षा संघ आगे न्यायिक लड़ाई लड़ेगी, इस सिलसिले में भी गौर किया जा रहा है। बहरहाल इस प्रोग्राम में बात इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। बात शुक्रिया।